आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा जिला कलेक्ट्रेट और जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट जी हां परिसर में बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल जो कोटा कलेक्टर के आधिकारिक आईटी पर आया था, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत मोड में आ गई है। आपको बता दें, कोटा जिला कलेक्टर पीयूष लमारिया ने बताया है कि सुबह करीबन 7 बजे यानी कि करीबन 7:20 के आसपास धमकी भरा ईमेल में आया है और किसी व्यक्ति ने केरल से होने का दावा करते हुए जिम्मेदारी ली है। इसके तत्काल बाद कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता के साथ सेना जवान भी व्यापक तलाशी अभियान में जुट गए हैं। एडिशनल एसपी दिनेश नैनी ने बताया है कि कलेक्ट्रेट के अलावा एक और कैंपस में भी सर्चिंग जारी है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के को सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। कोटा से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। सर, कोटा कलेक्ट्री या इसके अलावा और भी कहीं? इसके अलावा भी एक कैंपस है जिसपे पैनिक होने वाली बात नहीं है। हम रूल आउट कर रहे हैं, झूठा भी हो सकता है मेल, लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोग उसकी एंटी सबोटाज चेक कर रहे हैं। तो अभी कहाँ से निगम से कौन-कौन? अभी सारी टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ है, पुलिस है और फायर है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड है और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ है। वो सारी इवन डिफेंस के भी पास में। जी जी। तो डिटेल थोड़ा देर बाद बताएंगे। एक में कोई आरडीएक्स इम्प्लांट है, तो एहतियात के तौर पे बम डिस्पोजल स्क्वाड और पूरे इस कैंपस को खाली करा करके हम लोग अभी कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग ऑन। एक और भी कैंपस है जिस पे भी हम करेंगे, है ना। तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। हम लोग इसको रूल आउट करें। सूचना झूठी भी हो सकती है ना, लेकिन एहतियात के तौर पे इसको किस तरीके का मेल आया था? किस तरह का मेल आया था? मेल पे अभी डिटेल टीम वर्क कर रही है। कहाँ से आया था, पीछे कौन है उसके पीछे, इसके बारे में आया था सर मेल? सर, कोटा कलेक्ट्री विश्व भर में आस्था के केंद्र सिद्धपीठ बालाजी धाम में आज से बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। सेवा के आगाज में करीब 11 बजे श्रद्धालुओं को लेकर हेलीकॉप्टर मेहंदीपुर बालाजी में मीन भगवान मंदिर के पास बने हेलीपैड पर पहुंचा है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हेलीकॉप्टर से उतरे श्रद्धालुओं का जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने माला पहनाकर तिलक लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जिले के चारों भाजपा विधायक, सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल, महुआ विधायक राजेंद्र मीणा, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा, लालसोट विधायक रामविलास मीणा और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। यात्री सीधे मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन से अभिभूत हुए हैं। इस सेवा से शुरू होने से धार्मिक पर्यटन और जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। बड़ा पर्यटन स्थल भी है। जब विधानसभा चली तो विधानसभा में हमने ये आवाज़ उठाई कि पर्यटन को बढ़ावा दे और दौसा जिले में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मेहंदीपुर बालाजी हो या पपलाज माता हो और बांदीकुई के अंदर आबानेरी के अंदर विश्व की सबसे गहरी बावड़ी और वर्ल्ड हेरिटेज में है। दिन पे दिन उसकी जो रेवेन्यू है ऊंचे पायदान पर है। पिछले साल वो 5वें पायदान पे थी, लेकिन रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट हो रहा है वहाँ कि जिससे वो अब मुझे लगता है तीसरे या चौथे स्थान पर आए। हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि एक हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ चालू होनी चाहिए। आसपास जिले ही नहीं, जिले से लगते हुए जितने भी टूरिज्म के जो पैलेस हैं, चाहे भानगढ़ हो, चाहे सरिस्का हो, झाजीरामपुरा हो, उनको सबको जोड़ा जाए और जोड़ने के साथ ये सेवाएं चालू हो, जिससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और माननीय भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे पहले तो मैं स्थानीय प्रशासन को और कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सरकार के पक्ष में एक प्रस्ताव रखा कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी जरूरी है। आज के समय को देखते हुए सभी पर्यटक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है और ये हमारी सरकार की भी मंशा शुरू से रही है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको सबको हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाए, ताकि आज की व्यस्त लाइफ में लोगों को जल्दी लाभ मिल सके।
तो आज दौसा की धरती को बड़ी सौगात पर्यटक विभाग राजस्थान की सरकार ने दी है। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इसका आप अच्छे से उपयोग लें। पहल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज मेहंदीपुर बालाजी जैसे पवित्र धाम पर ये हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हुई है और आने वाले समय में इससे दौसा जिले का जो टूरिज्म है बहुत बढ़ेगा। मैं साथ ही साथ धन्यवाद दूंगा मेरे साथी विधायकों को कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया। हमारे कलेक्टर साहब ने जिनकी पहल पे काम हुआ उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको बधाई देता हूँ कि ये एक नया इतिहास है आज का दिन जो टूरिज्म के लिए दौसा जिले के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। करौली से खबर देख रहे हैं। करौली जिले की गुर्दा ग्राम पंचायत की जाटव बस्ती नावटिकापुरा के ग्रामीण पिछले 11 महीने से पेयजल और संकट से जूझ रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि बस्ती से सरकारी टंकी से होने वाली पेयजल सप्लाई को असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर बंद कर दिया गया है, जबकि नल कलेक्शन लगे हुए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा है कि वे समस्या को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कलेक्टर से तुरंत हस्तक्षेप और पेयजल सुचारू करवाने की मांग की। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। जाटव बस्ती नावटिकापुरा से आए हुए हैं। हमारे गांव में सरकारी पेयजल के लिए टंकी बनी हुई है और पेयजल सुविधा के लिए नल कनेक्शन थे, लेकिन 11 महीने से कुछ लोगों ने, जिनका हमें पता नहीं है किनके कारण ये हुआ है, जिन्हें समाज कंटक हम कह सकते हैं, और पानी को अवरुद्ध कर दिया है। कनेक्शन में पानी नहीं आता है। सारे लोग पानी की समस्या से जूझे हुए हैं। दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो इस विकल्प को लेकर हम यहाँ कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे पानी की ये पेयजल समस्या जो है उस पेयजल समस्या को हल किया जाए। इस मामले को लेकर पहले भी कई शिकायत की आपने? जी सर, वो जो भी कंप्लेंट ऑनलाइन होती हैं वो कंप्लेंट की हैं। एक बार कोई बंदे आए भी थे तो वो थोड़ा सा उसको चालू किया। चालू करने के बाद में फिर भी पानी नहीं आया, तो पूरी तरह से सप्लाई नहीं हुई। जमवारमगढ़ से खबर आ रही है, जहां श्री भृतहरि नाथ सेवा समिति घोरेट उर्फ हरमपुर, जी हां हरमपुरा के तत्वाधान में अनेक भामाशाओं के सहयोग से ग्राम पंचायत रायपुर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के लगभग 200 बच्चों के गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। बता दें आपको, समिति सदस्य अशोक शर्मा घोरेट ने बताया है कि समिति पिछले 15 सालों से भामाशाओं के धनराशि एकत्रित कर उनसे ये पुण्य काम कर रही है। इस दौरान समिति सदस्य मातादीन पटेल योगी, सुंडाराम योगी, कमलेश मोहर सिंह गुर्जर, देशराज गुर्जर, मुकेश मीणा राकेश, जितेंद्र शर्मा तथा पंचायती प्रधानाचार्य डालू राम मीणा और खिरजी लाल शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समिति के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर सराहना की गई है। जमवारमगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट थी। डीडवाना से खबर देख रहे हैं अगली, जहां डीडवाना जिला मुख्यालय पर कस्टोडियन भूमियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर चल रहा महापड़ाव आज 29वें दिन भी जारी रहा है। ये विरोध उन कस्टोडियन जमीनों को सिवाय चाक घोषित करने और उन्हें नवगठित जिले के सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने के खिलाफ है। विरोध के बीच संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। बता दें आपको कि प्रतिनिधिमंडल ने सिवाय चाक घोषित करने, जमीनों को निरस्त कर किसानों को खातेदारी अधिकार देने की मांग की है। वहीं प्रतिनिधिमंडल का पक्ष रखते हुए भाजपा नेता जोधा ने तुरंत राजस्व मंत्री से वार्ता की है और किसानों की मांग दोहराई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, डीडवाना कुचामन जिले की सड़कों पर दौड़ रही सैकड़ों बाल वानियां बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। स्कूल संचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल वैन और बसों में बच्चों को क्षमता से ज्यादा ठूस कर भरा जा रहा है और कई बार बच्चे वाहनों से लटकते हुए भी नजर आते हैं। वाहनों में GPS, अग्निशमन यंत्र, लोहे की ग्रिल, स्कूल का नाम, प्रशिक्षित ड्राइवर और वैध लाइसेंस जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण और दस्तावेज नदारत है। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में हुई फायरिंग के बाद जिले में बीते दिनों 450 से अधिक बाल वाहनों का पंजीयन RC निरस्त किया गया है। जांच दल स्कूलों में जाकर वाहनों की भौतिक जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट।
हमने पिछले 1 महीने से बाल वाहिनी के लिए यहाँ पर डीडवाना जिले के अंदर स्पेशल अभियान चला रखा है। हमारे जिले के अंदर लगभग 1000 बाल वाहिनी रजिस्टर्ड है। ऐसी बसें हैं जो बाल वाहिनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 400 बाल वाहिनियां ऐसी हैं लगभग जिनकी फिटनेस खत्म थी, और उसमें से भी 200 गाड़ियां लगभग ऐसी है जिनकी आरसी भी एक्सपायर्ड थी और बहुत ज्यादा पुराना मॉडल है। तो उनके हमने सबकी जैसे जिनकी आरसी भी वैलिड है उनकी आरसी सबकी सस्पेंड कर दी है, और जिला शिक्षा अधिकारी को भी लेटर लिखकर सूचित किया है कि जिन भी स्कूलों के अंदर ये फिटनेस खत्म और आरसी सस्पेंड वाली आरसी अगर चलती मिल रही है तो उसमें आप उनकी मान्यता रद्द करने संबंधी निर्देश कराएं। इसके अलावा हमारे जो एनफोर्समेंट स्टाफ है फील्ड फ्लाइंग, उसने भी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 200 बसें चेक की है, जिसमें से जो अनियमित पाई गई ऐसी 70-80 बसों के चालान किए हैं, कुछ बसें सीज भी की हैं। और हमारी इतनी कार्रवाई की वजह से पिछले दौसा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने जेवीवीएनएल अधीक्षक अभियंता कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया है। विधायक बैरवा ने कहा है कि वो लंबे समय से किसानों के लिए दिन में बिजली आपूर्ति और अनावश्यक कटौती बंद करने की मांग कर रहे हैं, और इस संबंध में उन्होंने पूर्व में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा को अवगत कराया था और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ है। विधायक दीनदयाल बैरवा ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिवस के अंदर उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वो जयपुर में विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल और अनशन शुरू करेंगे। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां करौली जिले के शेरपुर गांव के ओर नई पंचायत समिति का दर्जा मिलने पर आभार व्यक्त करने के लिए हजारों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के लिए शेरपुर गांव की हजारों महिलाओं और पुरुषों ने एक विशाल धन्यवाद यात्रा निकाली है। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में करीब 200 ट्रैक्टर, जी आपको बता दें 8 बसें, 200 मोटरसाइकिल्स और कार बुलारो में सवार होकर लोग माथुर स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में रैली का समापन हुआ है, जहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और विधायक दर्शन सिंह गुर्जर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, शिक्षा मंत्री प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और मदन दिलावर सहित अन्य नेताओं का भी आभार जताया है। इस दौरान आपको बता दें डीएसपी अनुज शुभम, कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभाली है। यह आयोजन स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी लेकर आया है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सेपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा दुर्घटना में निजी विद्यालय की शिक्षिका की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां शिक्षिका प्रियंका अग्रवाल सेपुर में जैसे ही वो अपने गंतव्य पर पहुंची, वहां रोडवेज बस से उतर रही थी, तभी वहां अचानक बस के पीछे से पहिए की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त रोडवेज बस को भी जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस दुखद हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग पुराने मामलों के फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर एडीएफ कमल कुमार और सीओ बारी महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई पसई डांग थानाधिकारी दुर्ग सिंह और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी है। पुलिस ने 6 साल पुराने एक मामले में दस्यु केशव गुर्जर और शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर परिवादी लक्ष्मण उर्फ बालू को चुनाव न लड़ने की धमकी देने और मारपीट करने के आरोप थे। बता दें दोनों आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि थाना क्षेत्र में वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। एसीबी जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली इकाई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी अखिलेश कुमार मीणा को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी पटवार हल्का धादुरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर में कार्यरत था। एसीबी को शिकायत मिली कि पटवारी अखिलेश कुमार मीणा परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी पीलूपुरा स्थित भूमि का
विरासत नामांतरण परिवादी और उनके परिजनों के नाम खोलने के एवज में 5,000 की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह ने सुपरविजन में उनके पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। पुष्कर में निकटवर्ती गांव चावंडिया में अजमेर विकास प्राधिकरण यानी एडीए की जमीन पर अवैध कब्जे और कॉलोनी काटने के प्रयास को लेकर तनाव गहरा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया नरेंद्र लूनिया रविवार को बाउंसरों के साथ गांव पहुंचा और विरोध करने वाले ग्रामीणों को धमकाया। खासकर पवन सैनी और हिमांशु मौर्य ने बताया है कि लूनिया द्वारा एडीए की लगभग 150 से 2 बीघा भूमि अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान और खेती के रास्तों पर जबरन कब्जा भी किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो रही है। मौर्य ने बताया है कि लूनिया बाउंसरों के साथ मौके पर पहुंचा और जमीन पर दीवार खड़ी करने की कोशिश की। इसके विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया और पूरी घटना को शिकायत लेकर पुष्कर थाने पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से अवैध कब्जे को तुरंत हटवाने और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। यह ग्राम चावंडिया के नायकों की ढाणी के अंदर स्थित गैर मुमकिन रास्ता जिसका कसा नंबर 935 है और 919/1662 जिसके अंदर तो उसने प्लॉटिंग कर चुका है। एडीए के नाम दर्ज है। एडीए वाले को भी हमने बार बार हम दे रहे हैं, लेकिन एडीए वाले भी कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। और आज उसने कसा नंबर 935 के अंदर आके और चारदीवारी कर रहा है, जिससे मतलब पड़ोसी खातेदारों का सबका रास्ता बंद हो रहा है। क्या किस शिकायत दी है, अधिक कहाँ पहुँचे हैं? सर, हमने एडीए को और सभी लगभग जिम्मेदार व्यक्तियों को हमने शिकायत दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम अंदर घुसे तो कैसे घुसे, उसने 8-8 फीट की दीवारें निकाल दी है। क्या कुछ अभी आश्वासन मिला है? क्या कुछ नहीं, हमारे को अभी तो थाने से फोन आया है तो हम थाने आए हैं। कौन जी, ये ग्राम चावंडिया के नायकों की ढाणी का मामला है। जैसे हमारा वहीं पे हम सबका एक प्लॉट है, उसके पास में एडीए की ज़मीन है। तो एक नरेंद्र जी लूनिया नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पे ज़बरदस्ती एडीए की ज़मीन में कब्जा करने की साजिश कर रहा है। उसके अलावा अभी तक वहाँ पे काम चालू करके वहाँ गेट बनाने की भी साजिश उसने फिराद कर ली है। उसके साथ ही हमारे आगे के हमारे भी प्लॉट वगैरह ज़मीन वगैरह है। तो अगर वो यहाँ पे प्लॉट वगैरह ज़मीन वगैरह बनाएगा तो हम आगे वहाँ से कहाँ पे कैसे जाएंगे? इस तरीके से फिर वो सारे जगहों पे कब्जा करने की साजिश कर रहा है। और बाउंसर लेके आया है हमें डराने धमकाने के लिए। अब और हमारे घर में वालों को धमकाने के लिए, मतलब हाँ, हमें डराने धमकाने के लिए। अब गांव में हम तो सुबह काम पे निकल जाते हैं तो दिन भर औरतें वगैरह बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उनके साथ में दादागिरी करता है, कुलाड़ियाँ ले लेके उनके पीछे भगता है। जी मैं बसवा उपखंड कार्यालय में सोमवार को ग्रामीणों ने एसडीएम रविकांत सिंह को ज्ञापन सौंपकर बांदीकुई विधायक द्वारा स्वीकृत हाई मास्ट लाइट को पुरानी चिन्हित जगह से वापस लगवाने की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि हाई मास्ट लाइट के लिए फुलेला बस स्टैंड और सांवलिया जी गेट के पास ही इस जगह सरपंच द्वारा चिन्हित की गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वेषता के चलते मनमानी करते हुए सरपंच के विरुद्ध जाकर रात को 12 बजे दूसरी जगह पर फाउंडेशन भर दिया। ग्राम पंचायत झरवालों की ढाणी की प्रशासक जय बाई ने ज्ञापन में कहा है कि सरपंच द्वारा बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा को इस विषय में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। प्रशासक ने चिन्हित स्थान पर ही लाइट लगवाने की मांग की और आशंका जताई है कि इस विवाद के चलते गाँव में झगड़े होने की संभावना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बसवा से ओम प्रकाश साहू की खास रिपोर्ट। सांबर लेक से खबर देख रहे हैं। सांबर स्थित राजकीय शाकांबर महाविद्यालय में छात्र हित की मांगों को लेकर सोमवार को एबीवीपी के छात्र नेता गौरीशंकर शर्मा एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। छात्र नेताओं ने पहले प्राचार्य कक्ष के ताला लगा दिए और फिर अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर सांबर पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे हैं। इसके बाद महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य वर्धमान काला और दुर्गालाल चौहान मौके पर पहुंचे हैं। वर्धमान काला ने छत पर चढ़कर गौरीशंकर शर्मा को समझाया और नीचे उतारा है। इसके उपरांत महाविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूजी प्रथम वर्ष और पीजी प्रथम वर्ष के आईडी कार्ड 20 दिसंबर तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। महाविद्यालय विकास समिति के सदस्यों ने कॉलेज परिसर में आवश्यक सुधार करने के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। सांबर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। पुष्कर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगामी 12 दिसंबर को मतदान होगा और उसी दिन विजेता अध्यक्ष के नाम घोषणा
कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर पुष्कर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, ऊर्जा देखने को मिली है। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चौधरी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान अधिवक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखने और पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष कार्यशैली अपनाने की भरोसे दिलाए हैं। बता दें, चौधरी ने न्यूज़ 21 से खास बातचीत में कहा है कि यदि वे निर्वाचित होते हैं तो उनकी प्राथमिकता कोर्ट परिसर की सुविधाओं में विस्तार, अधिवक्ताओं के कल्याण और युवा वकीलों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहेगी। चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी उम्मीदवार अधिवक्ताओं से समर्थन मांग रहे हैं। अधिवक्ताओं में इस चुनाव को लेकर काफी जोश और सभी को 12 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम गहलोत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के जो चुनाव है वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और उसको लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आज हम मौजूद है पुष्कर जो कोर्ट और हमारे साथ में जो है अभी मौजूद हैं अधिवक्ता जगदीश चौधरी जी, जिन्होंने अभी नॉमिनेट किया है अध्यक्ष पद के लिए। क्या कुछ अधिवक्ताओं के लिए इनके सुविचार है और क्या कुछ ये जो नवाचार करने वाले हैं उसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले न्यूज़ 21 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जो आज आपने मेरे को जो है वो इस चैनल पर मौका दिया। कुछ ही दिन बाद में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ आप अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ नवाचार जो है वो सोच कर बैठे हैं और क्या कुछ आपकी आगामी जो दिनचर्या रहने वाली है? देखिए, 12 दिसंबर 2025 को मतदान होगा और उस दिन परिणाम की घोषणा होगी। ये मैं अधिवक्ताओं को श्योर करना चाहूँगा कि जिस दिन अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और मैं निर्वाचित घोषित होऊंगा, उसके तत्काल बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि चाहे वो प्रैक्टिशनर एडवोकेट हो और चाहे वो नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट हो, जो भी पुष्कर बार एसोसिएशन में एनरोल्ड है, उन सभी का सामूहिक बीमा, वो किसी की तरह का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, वो सभी तमाम का एक सामूहिक बीमा बनाएंगे और उस सामूहिक बीमा में उन जो एडवोकेट्स है उनका कोई खर्चा नहीं लगेगा। तमाम खर्चा बार एसोसिएशन या हमें व्यक्ति से भी उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। जिस प्रकार चौधरी जी का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए जो इन्होंने जो विचार रखे हैं वो बिल्कुल वाकई में फैक्ट है, क्योंकि पहली बार पुष्कर कोर्ट में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। 3 अधिवक्ता जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का एक माहौल दिखाएं। अधिवक्ता यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है मौजूद है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और वाकई में जो है जगदीश चौधरी जी जो है काफ़ी जो सीनियर एडवोकेट रहे हैं और अगर ये अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव जो है इस कोर्ट में होने वाले हैं और अधिवक्ताओं के हितों को लेकर हम और भी उनसे जान लेते हैं। जी, क्या कुछ इसके अंदर दूसरा करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अधिवक्ताओं के हितों को लेकर क्या? दूसरा मुद्दा ये है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार होता है वो हमारे अध्यक्ष बनने के बाद मैं निश्चित करना चाहूँगा उन अधिवक्ताओं को, चाहे वो नॉन प्रैक्टिशनर भी है, उनके साथ भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे, कोई भ्रष्टाचार में उनको जो है जो उनके प्रति नहीं होने देंगे। दूसरा एक है कि जो कोर्ट के अंदर अधिवक्ताओं के पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को सुचारू करेंगे, चैम्बर बनाएंगे और चैम्बर बनाने से पहले यदि चैम्बर में कोई टाइम लगता है तो उनके लिए टीन शेड है, पंखे लगाना है, फर्श ठीक करनी है, ये तमाम काम उनके लिए मैं व्यक्ति से इंटरेस्ट लेके करूंगा और मेरे कार्यकाल से पहले काम चालू करके उनको दूंगा। चौधरी जी, अभी जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश भर में जिस प्रकार अधिवक्ताओं पे कई बार हमले भी हो जाते हैं, कुछ व्यवहार जो है दुर्व्यवहार में बदल जाता है। अभी हाल ही में एक जोधपुर का जो थाने का जो मामला हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और उसमें किस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में बदलाव करना चाहिए? देखिए, वर्तमान में जो कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पूर्व में जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, उन तमाम कानूनों में एक अधिवक्ता को ये राइट है, ये अधिकार है, जिसमें धारा 41, वर्तमान में 35 CRPC की, BNSS की जो है, उनमें प्रत्येक अधिवक्ता अपने पक्षकार से और अपने पक्षकार के लिए उसके साथ जाकर उसकी कानूनी कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। उस अधिवक्ता की मौजूदगी में आवश्यक हो, पक्षकार चाहें तो उसके अधिवक्ता की मौजूदगी में बयान लेने का प्रावधान है।
उसको पुलिस रोक नहीं सकती। लेकिन पुलिस का जो व्यवहार चल रहा है अधिवक्ताओं के प्रति वो बहुत ही चिंताजनक है और उस पर सभी अधिवक्ता समुदाय को विचार करने की जरूरत है। और ऐसे अधिकारी जो कानून के रक्षक लोगों की साथ दुर्व्यवहार करें उनको हम कम से कम हमारे जो पुष्कर क्षेत्र में तो नहीं बख्शेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो मामला जोधपुर का हुआ उसमें आला अधिकारी जो वहाँ के हैं, कमिश्नर है, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और पुलिस जो है ट्रेनिंग उनको दी जा रही है किस प्रकार आपको व्यवहार करना है उसको लेकर। देखो, केवल पुलिस की ट्रेनिंग देने से नहीं होगा। पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही कोई भी हो, उनको अपना विचार बदलना पड़ेगा, उनको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, उनको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो निश्चित रूप से किसी भी कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जोधपुर के कांड में जो वहाँ का जो सीआई था, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ जो अधिवक्ता ने अपने अधिकार के रूप में जो बातचीत की उसको नाजुकात गुजरी और उसी के तहत उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया और इसी के कारण, उनकी दुर्व्यवहार के कारण केवल वीडियो को देखकर माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके और उनको दंडित करने का काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं। इसमें क्या देखते हैं आप, एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार, तो आम आदमी के साथ में क्या किस तरह का? देखिए, पुलिस थानों पे और प्रशासनिक जो अमला है उसमें आम जो व्यक्ति है, जो गरीब तबका का व्यक्ति है, वो न्याय के लिए, वो अपने अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थानों में व्यवस्थाएं खराब है, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है और वो भी थाने के अंदर वीडियो वायरल होता है, देश भर के अंदर उस पर जो है पुलिस पर सवाल निशान उठते हैं और न्यायालय को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ता है। और उस पर जब आला अधिकारी कहते हैं कि व्यवहार को लेकर बदलाव करना ज़रूरी है, तो इतने समय से क्यों बदलाव नहीं किया गया? आखिर में ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि अधिवक्ता तो ठीक है अपनी न्यायपालिका के द्वारा, न्याय प्रक्रिया के द्वारा लड़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझता, नहीं जानता है उसके साथ कैसा व्यवहार रहता होगा। चलो ठीक है, फिर भी उसको लेकर भी जो प्रक्रिया हैं वो वाकई में अभी जो आला अधिकारियों ने उठाई है कि जो कंट्रोलिंग शुरू हुई है पुलिस की, कि समन्वय में कैसा रखना है, किस तरह का व्यवहार रखना है, उसको लेकर बहुत अच्छी पहल जो है पुलिस ने की है। जी चौधरी जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अभी लंबे समय से जो अपने पुष्कर कोर्ट है, पुष्कर कोर्ट में हर साल जो है अध्यक्ष चेंज होते हैं। बीते जो कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है और अब आप अगर अध्यक्ष पद पर आते हैं, क्या कुछ बदलाव उसमें एक नया रहेगा? देखो, बदलाव तो जिसका प्रयास हो, जो भी अध्यक्ष रहा जिसका जितना प्रयास हो उन्होंने किया है और वो बात आगे बढ़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के बैठने की जगह है तो उसके लिए बदलाव हुआ है, चैम्बर बनने की पत्रावलियाँ चल रही है, प्रोसेस में है, तो वो उन अध्यक्षों की जो है प्रयास से ही हुआ है। लेकिन एक चीज़ में मैं आपकी बात करना चाहूँगा कि इसमें जैसे जूनियर जो एडवोकेट है और जो ट्रेनर आते हैं वो अपने कैसे हितों को कैसे ध्यान में रखेंगे, उनके लिए क्या कुछ एक नवाचार आप? देखिए, जो जूनियर इतने भी एडवोकेट्स हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको इस परिसर में जब आएंगे तो उनको एक जूनियर अधिवक्ता को क्या क्या मदद चाहिए, क्या क्या उनको सपोर्ट चाहिए, उनकी समस्याएं व्यक्तिगत सुन के ही उनकी पूरी की जा सकती है। ऐसे सामूहिक की समस्या तो ऐसे होते नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत क्या समस्या है, बैठने की समस्या है, टेबल लगाने की समस्या है, अपनी ऑफिस की समस्या है, वो समस्याओं का हम जो है पूरा उनसे बातचीत करके हम निस्तारण करेंगे। आपके पास में यहाँ पर जो है परिवादी भी आते हैं, तो उनके लिए जैसे परिवादियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा? हाँ, ये बात सत्य है कि जो पक्षकार हैं वो पक्षकार आते हैं, उन पक्षकार के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, शुद्ध जल लगा दिया लेकिन वो शुद्ध जल के रूप में प्रबंधित होता, लोगों को पता नहीं है। तो ये जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी बैठने की, उनकी पानी की व्यवस्थाएं की, उनके जो है पार्किंग की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं हम जो है इसके सुधारने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे अधिवक्ता जगदीश चौधरी जी, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में देखते हैं 12 दिसंबर को क्या कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन
जिस प्रकार जगदीश चौधरी जी ने अपने जो विचार रखे हैं अधिवक्ताओं के हितों को लेकर और साथ ही पक्षकारों के हितों को लेकर, तो बिल्कुल कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम आगे जो है चर्चा करेंगे। सीताराम गहलोत, न्यूज़ 21, पुष्कर। अराई से खबर देकर प्रस्तावित भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में सोमवार को अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के किसानों ने किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान किसान अपने कृषि यंत्रों के साथ साथ स्थल पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया है। विधायक विकास चौधरी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों की जमीन किसी भी हालत में अधिग्रहित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चौधरी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वह हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े हैं और किसानों का अहित नहीं होने देंगे। ज्ञापन में बताया गया प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी, जिससे किसानों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। किसान नेता बालू राम भीचर, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और अन्य ने भी सभा को संबोधित किया है। बाद में विधायक चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परियोजना को निरस्त करने की मांग की गई है। विधायक ने कहा है कि वे गांधीवादी तरीके से विरोध कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। राय से प्रकाश भागनानी की स्पेशल रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बानसूर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय बैठक आज रामबाग मंदिर में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने की है, जिसमें आगामी दिनों में दिल्ली में होने वाली बड़ी रैली को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ता ने इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर अपना उत्साह प्रदर्शित किया है। ब्लॉक प्रभारी मेहर सिंह धनखड़ ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आगामी तिथि को दिल्ली में होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से लोगों की रैली के लिए तैयार होंगे, ताकि बानसूर से दिल्ली रैली में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। कांग्रेस नेता मुकेश यादव और विधानसभा प्रभारी मेहर सिंह धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।